नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों से लौटे खिलाड़ियों से कहा, आपके प्रदर्शन से पूरा देश गर्व का अनुभव कर रहा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांगझोउ एशियाई खेलों में भाग लेकर लौटे भारतीय दल से मंगलवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मुलाकात कर रहे हैं और यहां एशियाई खेलों में देश ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसकी शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। भारतीय एथलीटों के दल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लग रहा है कि हमारी सही दिशा है। विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार ही जीते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने एशियाई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह भारत की बेटियों के सामर्थ्य के बारे में बताता है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव का अनुभव कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मेडल तालिका में कम उम्र के बहुत से एथलीट्स ने अपनी जगह बनाई। जब कम उम्र के एथलीट ऊंचाई को पाते हैं तो वे हमारे खेल राष्ट्र की पहचान बनते हैं। यह खेल राष्ट्र की निशानी है। मैं उन्हें डबल बधाई देता हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, मध्य प्रदेश बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी। शहडोल में कहा, यहां मरे लोगों का इलाज होता है। भाजपा नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को शहडोल के ब्योहारी में कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी बन गई है। यहां मरे हुए लोगों का इलाज होता है। यहां बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। जो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता वो सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। राहुल ने जातीय जनगणना कराने की बात दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहला काम जातीय जनगणना कराने का होगा। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का यह पहला और 10 दिन के अंदर एमपी का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 30 सितंबर को शाहजहांपुर जिले के काली पीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास इजराइल में जारी जंग को लेकर इस्लामिक दुनिया आई एक्शन में, उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग के बीच इस्लामिक दुनिया में हलचल बढ़ गई है। इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर सऊदी अरब ने मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। ओआईसी ने गाजा के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों की अनदेखी के लिए इजराइल जिम्मेदार है। इसके अलावा 22 देशों के संगठन अरब लीग ने भी बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई। अरब लीग के क्षेत्रीय ब्लॉक के अनुसार हमास द्वारा इजराइल पर किए गए अटैक के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री बुधवार को मुलाकात करेंगे। अरब लीग के डिप्टी चीफ होसेम जाकी ने बयान जारी करते हुए कहा कि कायरो में होने वाली इस बैठक में अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर बात होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीनी कंपनी वीवो के 3 लावा का एक अधिकारी हुआ अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई कार्रवाई। पिछले साल 48 लोकेशंस पर तलाशी ली थी। जी हां दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी ने मंगलवार को चीनी कंपनी वीवो मोबाइल के 3 और लावा के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि अरेस्ट किए गए अधिकारियों में चीनी नागरिक गुआंग वेन फ्यांग, लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय के अलावा चार्टेड अकाउंटेंट राजन मलिक और नितिन गर्ग शामिल हैं। करीब 1 साल पहले ईडी ने देश भर में वीवो मोबाइल्स और उसकी 23 एसोसिएट कंपनी की 48 लोकेशंस पर तलाशी ली थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की यह कार्रवाई की गई। ईडी का आरोप है कि चीन को अवैध रूप से फंड ट्रांसफर करने के शुरुआती मकसद से भारत में कई कंपनियों को इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसके अलावा जांच से पता चला है कि वीवो मोबाइल्स इंडिया ने अपनी सेल्स से हुई आय का लगभग आधा हिस्सा करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए चीन को ट्रांसफर किया। ऐसा टैक्स बचाने के लिए किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शुभमन गिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। डेंगू के इलाज के लिए भर्ती हुए थे। पाकिस्तान के खिलाफ अब भी खेलना मुश्किल। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल को चेन्नई के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गिल डेंगू से जूझ रहे हैं। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार गिल को सोमवार की सुबह चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के डायरेक्टर रिजवान खान की देखरेख में डॉक्टरों की एक टीम उन पर नजर रखे हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक गिल के प्लेट्स काउंट में सुधार नहीं हो रहा था। यही कारण है कि वह टीम के साथ दिल्ली नहीं गए। टीम मैनेजमेंट को मेडिकल एडवाइस दी गई है कि प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर वे उड़ान भरने से बचें। इससे पहले सोमवार को बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि गिल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार डेंगू के बाद उनका प्लेटलेट्स काउंट 90,000 प्रति माइक्रोलीटर तक कम हो गया था, जबकि
एक मेंस एथलीट के लिए यह प्रति माइक्रोलीटर 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होना चाहिए। जानकार डॉक्टरों का मानना है कि अगले 2 दिनों में उनका प्लेट्स काउंट बढ़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है कि वह 14 अक्टूबर से पहले पूरी तरह फिट हो पाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा। उस मैच में भी गिल के खेलने की संभावना कम ही नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर उनकी हेल्थ ठीक होती है तो वे सीधा अहमदाबाद जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सांसद संजय सिंह की रिमांड 13 अक्टूबर तक बढ़ी। ईडी ने कोर्ट से कहा शराब घोटाले में उनके खिलाफ घूस मांगने के सबूत। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिमांड कोर्ट ने 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने मंगलवार को 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत हैं। वे हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने ईडी की मांग पर संजय सिंह की रिमांड अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ले जाते समय आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि ईमानदार लोग हमारे साथ हैं, जबकि बेईमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर करीब 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इसी केस में मनीष सिसोदिया जेल में पहले से ही बंद है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बात, कहा मुश्किल घड़ी में हम साथ हैं। जी हां दोस्तों, हमास के किए गए रॉकेट हमले के बाद जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर मंगलवार को बात की। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन करके मुझे स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के शनिवार को इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों को पहले भी आतंकी हमला करार दिया था। उन्होंने एक्स पर शनिवार को लिखा था कि इजराइल में हुए आतंकी हमले की खबर से स्तब्ध हूं, हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अनाउंस की फिल्म यूटी 69 से करेंगे एक्टिंग डेब्यू। टीजर में साथ दिखे फराह खान और मुनव्वर फारूकी। जी हां दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने सोमवार को अपनी अपकमिंग फिल्म यूटी 69 की अनाउंसमेंट की है। राज ने सोशल मीडिया पर एक अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके साथ फिल्म मेकर फराह खान और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी नजर आ रहे हैं। राज ने अनाउंस किया कि यह फिल्म सच्ची कहानी पर बेस्ड है, इसे उन्होंने ही डायरेक्ट किया है और वो इस फिल्म में एक्टिंग करते भी दिखेंगे। वीडियो में फराह, राज और मुनव्वर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते नजर आ रहे हैं। फराह कहती है कि यह कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है यह बताने के लिए कि उन्होंने यह फिल्म नहीं बनाई है, इसे खुद राज कुंद्रा ने डायरेक्ट किया है। वो और मुनव्वर यह भी अनाउंस करते हैं कि राज इस फिल्म में खुद एक्टिंग करते दिखेंगे। टीजर के लास्ट में राज कहते हैं कि फिल्म 3 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इजराइल से लौटने के बाद नुसरत भरूचा ने किया पहली बार रिएक्ट। बोली, जब सोकर उठी तो चारों तरफ धमाकों की आवाज थी। जी हां दोस्तों, अकेली फेम एक्ट्रेस नुसरत भरूचा बीते दिनों से खबरों में बनी हुई है। दरअसल नुसरत इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के दौरान इजराइल में फंस गई थी। वो 8 अक्टूबर को वापस सुरक्षित अपने देश भारत लौट आई। एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। इस दौरान वो काफी परेशान और इमोशनल दिखी। अब इंडिया आने के 2 दिन बाद उन्होंने पहली बार रिएक्ट किया है और आप बीती बताई है। नुसरत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो को शुरुआत में नुसरत ने इजराइल में फंसे होने के दौरान उनकी सुरक्षा के प्रति चिंता जताते हुए याद करने वाले, उन्हें मैसेज भेजने वाले और उनके लिए दुआ करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ किया। नुसरत ने कहा कि तेल अवीव में बम धमाकों और सायरन की आवाजों को सुनकर वो काफी परेशान हो गई थी। उन्हें अपने बचाव के लिए एक बेसमेंट में शरण लेनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि भारत लौटकर उन्हें यह इस बात का एहसास हो रहा है कि हम सब कितने खुश नसीब हैं कि हम अपने देश में सुरक्षित हैं और शांति के साथ जी रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तेलंगाना इलेक्शन 2023 चुनाव आने पर नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं अमित शाह का विपक्षी गठबंधन इंडिया पर वार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यहां के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को राज्य के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस का जिक्र कर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले चुनाव आने पर नए कपड़े पहनकर आ
जाते हैं। मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस वाली यूपीए की सरकार थी तो आदिवासियों के कल्याण के लिए 2013-14 में 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। ये 2023-24 में बढ़कर 1,24,000 करोड़ रुपए का हो गया। अमित शाह ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन वाली सभी पार्टियां और सीएम केसीआर भी कश्मीर में धारा 370 को हटाने का विरोध कर रहे थे। धारा 370 के हटने से अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अमित शाह ने दावा किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों और किसानों के लिए काम नहीं किया। केसीआर ने 10 साल में केवल एक ही योजना पर काम किया कि कैसे अपने बेटे केटी रामाराव को मुख्यमंत्री बनाया जाए।